मानव सभ्यता का विकास जिस कालक्रम में हुआ और विकास के बाद में जिस तरह से विज्ञान ने हमारे जीवन को प्रभावित करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे विज्ञान की ताकत के आधार पर, वैज्ञानिकों की क्षमताओं के आधार पर जिस तरह से हमने एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां जो आदिम काल में या उद्विकास के उस काल में, ड्यूरिंग इवोल्यूशन पीरियड, जो हमारे एक बड़ा संकट हुआ करती थी, उन सबको हम मानव ने अपने बुद्धि कौशल से, अपने विज्ञान की खोज के माध्यम से उन सब पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की। लगभग 150-200 साल के इस विज्ञान के विकास के कालखंड में जिस तरह की सफलताएं हमने प्राप्त की, उससे अभिभूत होकर के मानव जिन वैज्ञानिकों के सहारे पर इस अपेक्षा भाव के साथ में कि हम आने वाले समय में प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विज्ञान की खोज, वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता और लगातार हो रहे अन्वेषणों के आधार पर हम आने वाले समय में प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मित्रों, आज दुनिया की सबसे ज्यादा डरी हुई फ्रेटर्निटी अगर कोई प्रकृति और पर्यावरण के इस बदलाव से है तो वो हमारी वैज्ञानिकों की फ्रेटर्निटी है, जिसने हमारे अस्तित्व पर होते हुए आते हुए संकट को सामने देख करके एक बार फिर वापस वी हैव टू रिटर्न टू आवर रूट्स, हम अपनी जड़ों के साथ में वापस जुड़े, वहां पहुंचे, इस विषय पर विस्तार से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। पहले धीरे धीरे बात करते थे, लेकिन अब तो खुले में सारे वैज्ञानिक भी उसी भाषा में बोलने लगे जो भाषा हमारे ऋषियों मनीषियों ने, जो सिद्धांत हमारे अनुभूत ज्ञान से, हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने हमें हमारे इस देश के ज्ञान में, बौद्धिक संपदा में प्रतिपादित किए थे। आज जिस तरह की चुनौती विश्व भर के सामने है, अभी आदिल भाई जब बात कर रहे थे तब उन्होंने बात की, जल साहब ने भी उस विषय पर बात की, आदरणीय मदाम सुंदरी नंदा जी ने भी उस विषय पर बात की कि किस तरह का संकट और मानव के अस्तित्व के सामने कितनी गंभीर चुनौती खड़ी हुई। लेकिन इन चुनौतियों के पीछे यदि पीछे घूम करके हम देखें तो हम सबको निर्विवाद रूप से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चुनौतियां जो खड़ी हुई हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम खुद जिम्मेदार हैं। हमसे मतलब हमारी पीढ़ी जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मैं अगर अपनी बात शुरू करूं उससे पहले यह कहूं कि जितने संकट आज हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अधिकांश संकट जो है उनको पैदा करने के लिए मेरी पीढ़ी या मुझसे पहले की पीढ़ी, लगभग ये पिछले 40-50 साल के पीढ़ी सबसे ज्यादा उत्तरदायी। मानव का इस धरती पर अस्तित्व होने के बाद से लेकर के इस लाखों सालों के उद्विकास के कालखंड में अनेकों अनेक पीढ़ियां आई, हजारों हजार पीढ़ियां आकर के गई, लेकिन उन्होंने जितनी चुनौती और संकट खड़ा नहीं किया उतना इस एक पीढ़ी ने, पिछली एक पीढ़ी ने 50 साल में खड़ा किया। मैं क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, मैंने अपने गांव में कोई एग्जिस्टेंस विद नेचर और मेरी पैदाइश जैसलमेर की है, जहां सबसे कठिन और चैलेंजिंग कंडीशंस अगर हिंदुस्तान के लैंड एरियाज में देखें तो सबसे ज्यादा कठिनाई भरी जीवन लोग जीते थे। बरसात लगभग 100 मिलीमीटर होती थी, आंधियों का और तूफान, हाई टेम्परेचर्स एंड वेरिएबल टेम्परेचर, सर्दियों में लगभग 0 तक तापमान और गर्मियों में 50 डिग्री तक का तापमान, धूल भरी आंधियां उनके जीवन का हिस्सा थी। लेकिन उन लोगों ने अपने आप को उन सारी व्यवस्थाओं के साथ में इस तरह से अडेप्ट किया था कि जो गांव की कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टीज हुआ करती थी उनका संरक्षण करना पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी। गांव का तालाब, न कोई लिखित कानून था, न कोई लिखित व्यवस्था थी, न कोई कानून पर सजा देने का प्रावधान था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से ज्ञान का हस्तांतरण होता था और उस अनुभूत ज्ञान को जिस तरह से अगली पीढ़ी को समझाया जाता था, सहज रूप से जिस तरह से उन मूल्यों को जो है हस्तांतरित किया जाता था,
पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजरती गई, लेकिन कहीं भी उन कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टीज को नुकसान नहीं हुआ। चाहे वो गांव का तालाब होगा, आप जैसलमेर, बाड़मेर, उस मरुस्थल क्षेत्र में जाकर के देखिए, अप टू गुजरात, गांव का तालाब, क्योंकि पूरे गांव का जीवन उस पर निर्भर करता है। पूरे गांव की पानी की आवश्यकताएं मात्र उसी से, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सबकी आवश्यकता पानी की उसी से पूरी होने वाली। उसके कैचमेंट की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, यह प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता था। जाकर के देखिए कभी उन गांव में। अनुपम खरे साहब ने एक किताब लिखी, आज भी खरे हैं तालाब। उसमें उन्होंने लिखा है कि गांव में जाकर के देखिए आप, जो पश्चिमी राजस्थान के गांव में जाकर के वो जो बड़ा कैचमेंट उस तालाब का, उस तालाब कैचमेंट के किनारे पर एक किसी न किसी देवता की मूर्ति लगी होगी, कोई न कोई ऐसा पत्थर का स्तंभ खड़ा होगा जो इस बात का क्वेश्चन करता है कि यहां से आगे जो है आपको अपने आचरण और व्यवहार को संयमित करके जाना है, कहीं किसी तरह का प्रदूषण तालाब में न हो जाए। गांव की दूसरी कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी, गांव का गौचर, जहां गांव का पशुधन चरने वाला है, उसकी शुचिता, पवित्रता, उसमें कांटे निकालना, उसकी सारी सामूहिक जिम्मेदारी, जिस तरह से गांव के तालाब की और तालाब के जो कैचमेंट थे उस एरिया की सारा संरक्षण का काम पूरा गांव मिलकर के साल में एक बार और महीने में एक बार नियत दिन पर करता था, उसी तरह से गौचर के संरक्षण का भी एक दिन हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित किया। उस दिन हम जाकर के वहां उसकी चिंता करते थे। गांव का अरण्य, जिससे सूखी लकड़ी ला करके जला करके ईंधन के आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करना है। लेकिन पिछले 50 सालों में जिस तरह से हमारा ये जो सामाजिक व्यवस्थाओं का, जो सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण का क्रम टूटा, उसके कारण से ये सारी चुनौतियां खड़ी हुई। हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस बात का विधान किया था, और ये जानते हुए कि समाज को यदि किसी विषय से जोड़ना है तो उसका एकमात्र तरीका जो है उसको धर्म के बंधन से बांधना पड़ेगा। हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने विधान किया कि जो देता है वो देवता है, और जो देवता है उसको रक्षा सूत्र मानना है। मां बाप हमें जीवन देते हैं, हमने उनको देव के रूप में, देवी के रूप में स्वीकार किया, उनको रक्षा सूत्र बांध करके उनकी आराधना की। भाई हमें रक्षा का वचन देता है, उसके लिए रक्षा सूत्र बांधने का विधान किया। पुरोहित हमें ज्ञान देता है, उसको रक्षा सूत्र बांधने का विधान किया गया। गौ माता जो है हमें दूध देती है, उसको भी देवी के रूप में मानने का विधान किया गया। ब्राह्मण को देव के रूप में मानने का विधान किया, क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, आने वाले अध्यात्म के साथ में जोड़ता है। प्रकृति में आज हम इस बात की जानते हैं, वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है कि पीपल का पेड़ जो है, अश्वत्थ का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने उस समय विधान किया कि, और उसको रक्षा सूत्र बांध करके उसको देव मानने की परंपरा की। हमने वृक्ष को देव माना, हमने नदियों को देव माना, हमने तालाब को देव माना, हमने पहाड़ों को औषधि देते हैं, लकड़ी देते हैं, उसको हमने देव मानने की परंपरा कायम की। जिनको रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है उनको रक्षा सूत्र बांधने की कल्पना की गई। जहां रक्षा सूत्र बांधने की संभावना नहीं थी वहां उसको परिक्रमा करने का विधान, ताकि हम उसको परिक्रमा करके उसके साथ एक बंधन के रूप में बन जाएं, हम उसका सम्मान करें। ये सामान्य संस्कारों के माध्यम से इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसके हस्तांतरण की व्यवस्था की गई, जिसके चलते हुए प्रकृति और पर्यावरण के वो सारे घटक सह अस्तित्व के साथ में, को एग्जिस्टेंस के साथ में हजारों हजारों पीढ़ियों तक बने रहे। केवल हमने उस व्यवस्थाओं को क्षरण किया, उसके कारण से आज हमारे सामने यह संकट खड़ा हुआ। मैं मानता हूं केवल भारत के काम के कारण से या भारत में जो कुछ क्षरण हुआ उसके कारण से नहीं है। पाश्चात्य देशों ने अधिकतम दोहन करने की, भारत में तो हमारे यहां दोहन का शब्द उपयोग किया गया था। कभी आप लोगों ने सोचा है दोहन क्या है? एक गाय के 4 थन होते हैं, उसमें से केवल 2 का ही दूध निकालने का आपको अधिकार है, बाकी 2 का दूध जो है वो बछड़े का अधिकार है, इसलिए दोहन कहा गया। हमारे यहां उसके 4 थन से दूध निकालने का विधान नहीं था। ये जो पूरे विश्व भर में जिस तरह से प्रकृति से अधिकाधिक प्राप्त करने की मानसिकता थी, इस मानसिकता ने आज विश्व को इस मुकाम पर ला करके खड़ा हुआ है, कर दिया है कि हम सब डरे हुए हैं, थर्राए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और बड़ा संकट और बड़ी चुनौती हम सबके सामने दिखाई दे रही। आज से 10 साल पहले जब क्लाइमेट चेंज पर बात करना प्रारंभ हुआ था, तब शायद सब लोग ये मानते थे कि दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर कमिंग जनरेशन, इट्स नॉट फॉर अस। लेकिन आज द वे द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स आर नॉकिंग आवर डोर्स, हमारा जिस तरह से वो दरवाजा बजा रहा है हम सबको सामने दिखाई दे रहा है, जिस तरह से टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, जिस तरह से स्कैंटी इरेटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, जिस तरह से डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर आ रहे हैं, जिस तरह से ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो रहे हैं,
जिस तरह से जो है गर्मी बढ़ने के कारण से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियों का प्रवाह चक्र बदल रहा है, हमारा मानसून चक्र बदल रहा है, हमारा मानसून डेज जिस तरह से रिड्यूस हो गए, कैटास्ट्रॉफीज जो है वो रेनफॉल के कारण से हुई, ये चुनौतियां हम सब के सामने और आने वाले लंबे समय तक रहने वाली। इन सब के समाधान के लिए अंततः जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की संकल्पना की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, वी हैव टू लिव अकॉर्डिंगली। हमको आने वाली पीढ़ी को केवल मैनेजमेंट नहीं, हमको अपने आचरण और व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन लाना है, इस पर यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। तब हम आने वाली पीढ़ी को जो है वो सही जीवन, संतुलित जीवन दे पाएंगे। अभी मुझसे पहले बात करते हुए चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पानी का संकट सामने आने वाला। मुझे 5 साल तक पानी के क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, क्योंकि वो जानते थे पानी का विषय जो भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में लगभग 8-9 अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कितने जाने कितने डिविजन्स पर जिस पर विचार होता था, नीति निर्णय होते थे, जिस पर काम होता था, नोइंग द फैक्ट दैट वाटर इज गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर द लाइफ। और आने वाले समय में भारत की विकास यात्रा में, जिस विकास यात्रा का चर्चा अभी आदरणीय जल साहब ने की, उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 हुए, टॉप 5 से रोबस्ट 5 हुए, रोबस्ट 5 से हम आने वाले समय में टॉप 3 और आने वाले, अब तो जो है अभी डॉक्टर चेम्बर्स ने जो चर्चा की है, उन्होंने जो इकोनॉमिक फोरम में जो बात की कि हम 2000 इस शताब्दी के अंत तक हम जाते जाते दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, और उन्होंने विभिन्न तरह से उसको प्रूव किया। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप दुनिया का किसी भी देश का ग्राफ उठा करके देखिए जिसने इकोनॉमिकली ग्रो किया, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर दोनों का जो है ग्राफ एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है, एक ही जैसा होता है। ऐसे में हम सबके सामने आने वाले समय में पानी एक बड़ा संकट बनेगा, और इस ग्रोथ के इस रास्ते में, इस हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के रास्ते में भारत को विकसित बनाने की दिशा में इस मार्ग में पानी की उपलब्धता चुनौती न बने, इसको लेकर के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानी के विषय को इंटीग्रेट करके मुझे सौभाग्य दिया, मैं 5 साल तक उसका काम कर पाया। अभी जो आंकड़ों की बात कर रहे थे कि दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन 100 करोड़ लोग पानी की कमी से चिंतित हैं। आज 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पानी के संकट से जूझते हैं, लेकिन दुनिया की 2/3 आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां साल में कम से कम 1 महीना ऐसा होता है जिसमें पानी की उपलब्धता जो है वो बाधित हो जाती है। दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 2030 तक दुनिया के लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे अभिशप्त होंगे जिनको अपना घर और जगह छोड़ करके दूसरी जगह जो है पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं होगी। और हमारे लिए बड़ी चुनौती और भी है, भारत के लिए और भी बड़ी चुनौती, अगर मैं पानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि हम दुनिया की लगभग सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो चुके हैं, ऑफिशियली घोषित नहीं हुए। हमारी और भी बड़ी चुनौती इसलिए है कि हमारी डिपेंडेबिलिटी ओवर ग्राउंड वाटर दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन में से पानी निकालने वाले देश हैं। हमसे दूसरे और तीसरे नंबर पर अमेरिका और चाइना आता है। उन दोनों को अगर एक साथ जोड़ते हैं और जितना पानी वो निकालते हैं उसका 1.5 गुना पानी हम भारत में अकेले निकालते हैं। और उसके चलते हुए जिस तरह से हमारे भूगर्भ के जल स्तर गिर रहे, यह दीगर बात है कि जिस तरह के प्रयास पिछले 10 साल में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, लगातार उस पर जिस तरह की चर्चाएं, उन्होंने हर मंच से जिस तरह से उस पर बात करना शुरू किया और पानी के विषय को जन आंदोलन बनाने में सफलता प्राप्त की। आज वो ग्राफ को हम जो डिप्लीटिंग ग्राफ था उसको हम टर्न अराउंड करके और वापस जो है पानी का स्तर बढ़े इस दिशा में लाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन चुनौती और संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो मात्र शुरुआत है। हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारा संकट और भी बड़ा है क्योंकि हमारे बरसात का जिस तरह से क्रम बदल रहा है और हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कम्स टू अस उसका जो है 80% हिस्सा मॉनसून के बारिश के समय में आता है, और उस 80% हिस्से में से भी जो है केवल 45 दिन में उतना पानी एकत्रित होता है। और अब जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है उसके कारण से आज जो संकट हम सबको सामने खड़े दिखाई दे रहे, या तो इतनी अधिक बरसात है, इस बार जैसलमेर में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होगी, जैसलमेर में बाढ़ आ गई। बाड़मेर में जो है बाढ़ का संकट बाड़मेर के लोगों ने देखा जहां कभी संभव नहीं था। ये सब पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव हमें दिखाई दे रहे। इस सब दिशा में हमें 2-3 पक्ष पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। एक वैज्ञानिक जिस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं वो अपना काम करेंगे। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स पर काम करने की आवश्यकता थी। जब माननीय मोदी जी के पहले
शासनकाल में फर्स्ट मोदी 1 में मुझे कृषि मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया था कि हम डिजास्टर के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से अपने क्रॉप्स को जो है, नए क्रॉप्स को, नए सीड्स को, नई वैरायटीज को डेवलप कर सके जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, जो कम समय में जिनको हार्वेस्ट किया जा सके। और मैं एक गर्व के साथ में कहता हूं कि तब से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वो यात्रा निश्चित रूप से बहुत आगे तक पहुंची और पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट, जो डायरेक्ट इंपैक्ट पानी की अवेलेबिलिटी तो है ही, आने वाले समय में फूड अवेलेबिलिटी की इंपैक्ट जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने है। मैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की मीटिंग्स में गया और मैंने वहां देखा कि पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाले लोग, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ये मानते हैं कि 2005 तक दुनिया के 9 अरब लोगों का पेट भरने के लायक भोजन उत्पन्न करना एक बड़ी चुनौती होगी। और मैंने वहां भी ये कहा था कि 2050 नहीं है, टिपिंग पॉइंट 2030-2035 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी जिस तरह से बदल रही है और फूड हैबिट्स जिस तरह से बदल रही है, न्यूट्रिशियस फूड की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर हम गणना करेंगे तो ये जो क्विंटल्स और टन्स में हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, इससे बाहर निकल करके जिस दिन सोचना शुरू करेंगे 2030-35 के बीच में पूरी दुनिया के सामने न्यूट्रिशनल जो है सिक्योरिटी की थ्रेट खड़ी होने वाली, अनेक तरह की चुनौतियां हम सबके सामने आने वाली। और निश्चित रूप से इसके लिए, इस संकट और इस गंभीर संकट से बचने के लिए हमें जन जागरण की आवश्यकता। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात को लेकर के कि जन जागरण का प्रयास जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने प्रारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक अवसर पर यह बात कहते हैं कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर समाज उसको अपने कंधे पर उठा ले, उस चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी पूरा समाज ले ले, उस चुनौती को हराया जा सकता है, उस चुनौती को जो है परास्त किया जा सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए। भारत का समाज, आज भारत की पहचान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व भर में भारत की पहचान विश्व बंधु के रूप में बनी है। वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। हमने जिस तरह की प्रोवेस हासिल की, मेटेरोलॉजिकल जो है प्रोवेस हमने हासिल की, आज हम जिस तरह से डिजास्टर्स को जिस तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं। मैं जब पानी के क्षेत्र में काम कर रहा था, हमने 7 दिन एडवांस में दुनिया का जो टॉप सिस्टम है उससे भी बेहतर का जो है हमने क्षमता हासिल की कि हम 7 दिन एडवांस में फ्लड को फोरकास्ट कर सकते हैं। हमने ग्लेशियर्स के स्टेबलाइजेशन पर एक पूरी नीति बना करके काम करना प्रारंभ किया। हमने नदियों का पुनर्जीवन किस तरह से कर सकते हैं, जमीन के पानी को किस तरह से पुनर्भरण कर सकते हैं, इन सब पर काम करना प्रारंभ किया। लेकिन इन सब के बीच में जो मूल विषय था, जल सुरक्षा के लिए अमृत सरोवर की बात की गई, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर के जो सबसे मूल विषय था कि हम वृक्षारोपण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम, हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के साथ में, या वो है या वो दिवंगत है, उसके नाम पर एक पेड़ आरोपित करें। और देश के 140 करोड़ लोग अगर एक जन आंदोलन बना करके वृक्षारोपण के ऊपर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में मैं एक सुनहरा भविष्य भारत में इस दृष्टिकोण से देखता हूं। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कदम उठाए, मैं उन विस्तार में नहीं जाना चाहता। भारत में इतने सारे बांध हैं, बांधों की सुरक्षा को लेकर के कहीं कोई जो है व्यवस्था नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था भारत सरकार में। तो क्योंकि वाटर बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट, यहां बांध कितने इसकी सूचना भी देश में नहीं थी, देश की सरकार के पास नहीं थी। हमने एक रिपोजिटरी बनाई और देश के 48 लाख वाटर बॉडीज को जो 10 बाई 10 मीटर से बड़ी हैं, 100 स्क्वायर मीटर से बड़ी हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको जियो टैग करके, उनको गूगल के मैप के ऊपर सुपर इंपोज करके हमने चेक करके देख लिया, टेस्ट कि यह वेरीफाई कर लिया कि ये जो वाटर बॉडीज आज एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हमको आने वाले समय में प्रोटेक्ट करना है। और उसके साथ साथ में हमने नेशनल डैम सेफ्टी के लिए एक्ट बना करके, कानून बना करके पूरे देश में एक हार्मोनियस स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना करके हम डैम्स का इंस्पेक्शन कर सके। क्योंकि एक बांध जब टूटता है वो केवल डिजास्टर नहीं होता, वो आने वाली पीढ़ियों तक उसका दंश, उसका भोग, जो उसका दुख, उसको चैलेंज, उसका तकलीफ उसको भोगना होता है। उन सब विषयों के समाधान की दिशा में हमने काम किया है। लेकिन इस सब के साथ साथ में मैं फिर एक बात अपनी बात समाप्ति के समय में कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह विषय ऐसा है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर, ये दोनों इस विषय हैं जिस पर मैंने घंटों जाकर के पूरी दुनिया में बातें की है, अपनी बात की है। मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाते हुए सिर्फ इतनी सी बात जो हमारी भारतीय दार्शनिक मूल परंपरा से जुड़ी हुई है, उस विषय को आपके साथ में छोड़ते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो प्रकृति, जिस प्रकृति के साथ में हम जी रहे हैं, हमको वरदान के रूप में मिले, हम इस प्रकृति के मालिक नहीं है, यह हमको समझना पड़ेगा। वी आर जस्ट कस्टोडियंस and we have to live like a custodian.
और कस्टोडियन के रूप में अगर हम रहते हुए हम आने वाली पीढ़ी को जिस तरह की हालत में हमको प्रकृति मिली थी उसी हालत में अगर हम आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर पाते हैं। मैं 55 साल 56 साल उम्र हो गई है, 56 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था उस समय में जिस तरह की हालात थी उसी तरह से अगर मैं हैंड ओवर कर रहा हूं तो मेरा दर्शन ये कहता है, मेरे ऋषि मुनीषी ये कहते हैं कि यह मनुष्यत्व है। अगर मैं इससे बेहतर करके दे पाता हूं जिसकी मुझे अपेक्षा है और आवश्यकता भी, मनुष्य होने के नाते मुझसे अपेक्षा भी है और आवश्यकता भी है, आने वाली पीढ़ी को उससे बेहतर करके मैं हस्तांतरित कर सकता हूं, तो ये मेरा जो है देवत्व है। लेकिन हमने उसका क्षरण करके, नुकसान करके, उसको खराब करके आने वाली पीढ़ी को दिया। हमको विचार करना चाहिए कि पिछली पीढ़ियों ने भी अगर इसी तरह से किया होता तो क्या हमारा जीवन हो सकता था? हमें अधिकार नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा पशुत्व भी नहीं है। पशु को भी कहकर के मैं जो है उसका अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई पशु दुनिया में प्रकृति का क्षरण नहीं करता, केवल हम ही करते हैं। हम सबसे बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी अगर ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें विचार करना पड़ेगा। इस विचार के बिंदु के साथ में एक बार फिर आदरणीय राजेंद्र रत्नू साहब का और सभी का धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए कि इस महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की। इस विषय पर फिर कभी चर्चा होगी, तकनीकी विषय पर भी बात कर सकेंगे, और इसी अपेक्षा के साथ में हम सब लोग मिशन लाइफ से जुड़ें, हम सब लोग जल संरक्षण के लिए काम करें, हम सब लोग बिजली बचाने के लिए काम करें, हम सब लोग जमीन के क्वालिटी को सुधारने के लिए जो डिटोरिएट हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज करके की है उसको देख करके करें। जिस प्लास्टिक का उपयोग हम कर रहे हैं उसका रैशनलाइजेशन करके करें, क्योंकि जिस तरह से माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में इकट्ठा हो रहा है वो आने वाले समय में एक दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा होने वाला है, बड़ा चैलेंज उस दुनिया के लिए खड़ा होने वाला है। हम अपने आचरण और व्यवहार को किस तरह से परिवर्तित करें कि हम मिनिमम इन्वेजन, सबसे कम न्यूनतम इंपैक्ट डाले हुए हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। यही मिशन लाइफ की अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को दी। ग्लासगो के में जब उन्होंने इस बात की चर्चा की, आज पूरा विश्व इस विषय को लेकर के, जैसा अभी जल साहब कह रहे थे कि वो 10 बिंदु जो हैं, उन 10 बिंदुओं जो मिशन लाइफ के 10 बिंदु हैं, उन 10 बिंदुओं पर हम अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य हम दे पाएंगे।